तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 87 को कवर करेंगे, या भाई समझ लो आप लोग को चैप्टर नंबर 8। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और भाई मैं कमेंट करने को कहता हूँ तो कमेंट तो करते ही नहीं हो, तो बात ही खत्म। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई हम चैप्टर के स्टार्टिंग में एक अलग ही दुनिया का सीन देखते हैं, मतलब कि यहाँ पर भाई क्या ही तो खिले हुए हैं। ऊपर से भाई यहाँ का जो बादल है वो पूरा भाई पर्पल हो रखा है, और भाई ये दुनिया तो हमारी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। और भाई इस वर्ल्ड का नाम है रिपोज। तो उसके बाद भाई हम यहाँ पर देखते हैं अपने जिनो के शैडो ड्रैगन को, जो भाई कहता है कि हेलो टस्क। तो भाई यहाँ पर टस्क के बगल में एक उसका सेवक रहता है, जो भाई हमारे टस्क को कहता है कि गुड मॉर्निंग जनरल टस्क। तो भाई उसके बाद जो टस्क रहता है वो कहता है कि गुड मॉर्निंग, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि शैडोज की दुनिया में दिन और रात जैसी कोई चीज नहीं होती। तो भाई आप साफ साफ समझ चुके होंगे कि भाई ये जो दुनिया है ये भाई शैडोज की दुनिया। यहाँ पर भाई हमारे जिनो के शैडो सोल्जर्स रहते हैं, और भाई टस्क यहाँ पर बातचीत कर ही रहा होता, तभी भाई सामने से बेरू हमारा आ रहा होता है, और भाई बेरू के हाथ में कुछ होता है। तो भाई उसको देख के जो भाई टस्क रहता है वो भाई कहता है कि हो मुझे लगता है कि तुमने इसे पूरा कर लिया होगा मार्शल बेरू, तो अब ये कैसा लग रहा है। तो भाई यहाँ पर बेरू ने टस्क के लिए भाई एक कोट टाइप का कुछ सिला उला होता है, मतलब बनाया होता है। तो भाई यहाँ पर जो टस्क रहता है वो भाई कहता है कि हो ये रोब तो बिल्कुल हुड वाली जैकेट जैसी है, जिसे कुछ दिन पहले हमारे किंग ने पहना था, तो इसके लिए मैं तुम्हारी कैसे भरपाई करूं। तो भाई यहाँ पर जो बेरू रहता है वो भाई कहता है कि मैं तुम्हारे इस सपने को कैसे अनदेखा कर सकता हूँ कि तुम मेरे किंग की तरह बनना चाहते हो। जब तक तुम इससे सेटिस्फाइड हो तब तक सब ठीक है। और भाई टस्क उस जैकेट को पहन लेता है और भाई कुछ ज्यादा ही खुश रहता है और कहता है कि नहीं, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, लेकिन इतना ही नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मेरे सारे मैजिक सोल्जर्स इस जैकेट को पहने। तो क्या मैं ऐसा कर दूं मार्शल। तो भाई यहाँ पर जो हमारा बेरू रहता है वो भाई टस्क को एक सजेशन देता है कि लेकिन ये ऑर्ब, क्या तुम इसे हाथ में घूमने के बजाय लाठी में बदल कर ना चलो। वाह मार्शल, तुमने तो एक अच्छा आइडिया दिया है। तो दाढ़ी वाले बौने, अगर तू एक सर्वश्रेष्ठ कारीगर है तो तू इसे छड़ी में बदल सकता है ना। जी हाँ, इसे आप हम पर छोड़ दीजिए। और भाई ये जो बुड्ढा है ये भी भाई हमारी शैडो आर्मी में है। तो ये भाई जो वर्ल्ड ऑफ रिपॉन्स है ये भाई अनलिमिटेड, मतलब कि इसकी कोई सीमा नहीं है भाई, बहुत ज्यादा बड़ा है। और भाई लगभग यहाँ पर भाई 10 बिलियन शैडो सोल्जर्स रहते हैं, और भाई यहाँ के जो शैडो सोल्जर्स हैं वो भाई एक दूसरे की हेल्प करके अपना जो समय रहता है वो भाई बिताते हैं। और भाई यहाँ आप तो देख ही सकते हो भाई हर किसी का अपना एक अलग ही अड्डा है, मतलब कि भाई ट्रेनिंग का एक अलग ही अड्डा है, बेरू का अपना एक अलग अड्डा है, और भाई बिलियन का भाई ट्रेनिंग जोन अलग ही है। मतलब कि हर एक टाइप का यहाँ का पूरा मतलब सीन है। और भाई जो सोल्जर्स होते हैं वो भाई अपने मोनार्क के माइंड से भाई बहुत ज्यादा गहराई से जुड़े होते हैं, और भाई जैसे जैसे मोनार्क पावरफुल होता है वैसे भाई इनके जो भाई सोल्जर्स रहते हैं वो भी भाई पावरफुल होते हैं। और भाई धीरे धीरे जो सोल्जर्स थे जो भाई विनाश फैलाना चाहते थे, तो भाई वे धीरे धीरे ह्यूमन के ही साइड चले गए, और भाई इन सोल्जर्स के अंदर भी भाई धीरे धीरे फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। और भाई इसका रीजन है हमारा जिनो, बिकॉज ये भाई हमारे जिनो के माइंड से डीपली कनेक्टेड है, और भाई इनके खोखले दिल में भी भाई धीरे धीरे फीलिंग्स भरना शुरू हो जाती हैं। और भाई ये जो फीलिंग्स का एक्सपीरियंस था इन सोल्जर्स के लिए भाई एक अलग ही चीज थी। तो ये भाई जो सोल्जर्स रहता है कहता है कि सभी जायंट्स सीधे खड़े हो जाओ, और धीरे धीरे भाई ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देने लगते हैं। और भाई धीरे धीरे यहाँ पर जो सोल्जर्स थे वो भाई सोने वाली भी आदत पा चुके थे, और भाई यहाँ पर एक से हमारा मन लगा के पढ़ा रहा है, बट भाई इनको पढ़ना लिखना तो है नहीं। और दूसरी साइड भाई बाकी सोल्जर्स ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, और भाई यहाँ तक कि ये सब जो सोल्जर रहते हैं ये भाई बकचोदी करना भी जान चुके होते हैं। और भाई इनकी बकचोदी इतनी हाई लेवल तक चली जाती है क्या ही बताऊं, ये भाई एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये भाई ये हमारी तरफ बेवजह की बकचोदी करना सीख गए हैं, बेवजह हंसना सीख गए हैं, और भाई बेवजह बदमाशी एक दूसरे को दिखाते हैं। और भाई जिनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी उनके पास भी भाई अपनी एक खुद की फीलिंग्स हो जाती हैं, अपने खुद के विचार जो रहते हैं वो भाई डेवलप करने लगते हैं, और ऐसे ही भाई अपना टाइम पास कर रहे होते हैं सभी शैडो सोल्जर्स। और भाई यहाँ पर सभी शैडो सोल्जर्स को हमारा जिनो बहुत पसंद होता है, बिकॉज भाई हमारे जिनो ने भाई इन सभी शैडो सोल्जर्स की बत्ती गुल करके भाई इस दुनिया में उनको बुला लिया होता है। और भाई इन शैडो सोल्जर्स ने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि वो भाई इस तरह की दुनिया में भी कभी
भी रहेंगे। तो भाई उसके बाद जो टस्क रहता है भाई चिल्ला कर कहता है कि ओह आखिरकार ये बन ही गया, बहुत बढ़िया, ये बहुत ज्यादा कमाल का है। तो भाई ये जो बूढ़ा रहता है भाई हमारे टस्क को कहता है कि मुझे लगता है कि ये शानदार शब्द आपके द्वारा पहने गए वस्त्र के लिए ज्यादा अच्छा होगा, हम जैसे कर्मचारियों के लिए नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें फैशन के बारे में अच्छी समझ है। और भाई बाकी सब यहाँ पर भाई हमारे टस्क के लट को देखकर भाई सब तारीफ कर रहे होते हैं। और तभी भाई यहाँ पर कुछ और शैडो सोल्जर्स की एंट्री होती है। तो भाई इन सभी को देखकर जो हमारा टस्क रहता है वो भाई कहता है कि हाँ तुम सभी कौन हो? ग्रैंड मार्शल विलियन ने हमें इस जगह पर आने के लिए कहा था। तो इस बार नई भर्ती में शैडो सोल्जर्स भी शामिल हैं। इतने बड़े साइज के साथ जादू का इस्तेमाल करना बेकार है, क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि? तो कुल मिलाकर यहाँ पर भाई जो टस्क है वो भाई नए शैडो सोल्जर्स को कुछ बताने वाला होता है। अब मैं पूरी कहानी को अच्छे से समझाऊंगा कि ड्रैगन किंग के खिलाफ हमारे किंग ने हमारे साथ हमारी पहली लड़ाई कैसे लड़ी थी और हमने डायमेंशनल क्रैक में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो इसीलिए तुम ध्यान से सुनो। होए तुम सब यहाँ पर क्यों मंडरा रहे हो? तो हमारे भाई टस्क को गुस्सा आता है कि भाई कौन बीच में बोल दिया टप से। और भाई टस्क ने एग्रिस को नहीं देखा होता। तो जो भाई टस्क रहता है भाई कहता है कि कौन है यह, किसने कहा कि हम इधर उधर मंडरा रहे हैं? मैं इस फैशनी ड्रेस का प्रदर्शन कर रहा हूँ जो हमारे किंग से मिलती जुलती है। आखिर कौन है जो इतनी हिम्मत कर सकता है? तो भाई इतना गुस्से में कह रहा होता तभी भाई जो टस्क रहता है भाई एग्रिस को देखने के बाद कहता है कि आई लव यू कमांडर, आप यहाँ पर। तो भाई टस्क की बातों को सुनने के बाद भाई जो इग्रिस रहता है भाई सोच रहा होता है क्या कह रहा है। तो भाई सोचने के बाद जो इग्रिस रहता है वो कहता है कि मैं तेरी लॉयल्टी के लिए हमेशा आभारी हूँ कमांडर, लेकिन आपको मुझसे मिलने की जरूरत क्यों है? यह जल्दी शुरू होने वाला है। तुझे नहीं लगता कि जो जर्नल रैंक के सोल्जर्स हैं वो हमेशा किंग के आसपास रहते हैं, उन्हें हमेशा उनकी जय जयकार करनी चाहिए? और तभी भाई टस्क और हमारा इग्रिस भाई खिड़की के सामने देख रहे होते हैं और भाई यहाँ पर जो टस्क रहता है वो भाई कुछ मैजिक करता है। तो ये दोनों भाई हमारे जिनू और चाहेन को देखते हैं। तो भाई इन दोनों को देखने के बाद जो टस्क रहता है वो कहता है कि आखिरकार हमारे किंग की मुलाकात लेडी चाहेन से हो ही गई। हाँ तुम सही कह रहे हो। और भाई ये देखकर सभी जो शैडो सोल्जर्स रहते हैं मतलब वो सब भाई खुश हो जाते हैं। और भाई इग्रिस अभी भी देखे जा रहा होता है और उसके बाद भाई सोचने लगता है कि जिस जगह पर मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी वो जगह मोनार्क की शक्तियों से बनी एक अलग ही डायमेंशन थी। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई जिनू और इग्रिस आपस में लड़ रहे होते हैं, मतलब पिछले का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जा रहा होता है। और भाई हमारा जो इग्रिस रहता है भाई अभी सोच रहा होता है प्रेजेंट टाइम में कि मेरा वहाँ पर मिशन था कि वहाँ पर जो व्यक्ति आएगा मुझे उसे टेस्ट करना होगा, क्योंकि मेरे किंग चाहते थे कि वो आदमी इतना ज्यादा योग्य है कि वह उनका वेसल बन सकता है कि नहीं। और मुझे इस बात का पहले से ही अंदाजा हो गया था कि ये जो ऑर्डर है ये मेरे किंग का आखिरी ऑर्डर है मेरे लिए। उस समय मैं पहले से ही अपने किंग के लिए विदाई की तैयारी कर रहा था और मेरे किंग ने रूलर्स को माफ कर दिया और धीरे धीरे उनका युद्ध का शौक खत्म होता चला गया। और उनके पास इसकी बहुत सी वजहें होंगी कि वो एक नॉर्मल से ह्यूमन में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रहे होंगे। और मेरे किंग का आदेश सबसे ऊपर है, उनके इरादों के बारे में पूछे बिना और ना ही मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। और मैं उन्हें सिर्फ यही उत्तर दे सकता था कि मैं सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ और मैं उनके लिए सिर्फ बस इतना ही कर सकता था। तो इसीलिए मैं उस अजीब से डायमेंशनल में खड़ा रहा कि मैं उसकी योग्यता का टेस्ट ले पाऊँ और मेरी अधिकांश मूल शक्तियाँ भी सील्ड थी। तो भाई जब पास्ट में हमारे जिनू की और इग्रिस की पहली बार मुलाकात हुई होती है तो भाई उस डंजन में आने से पहले ही हमारा इग्रिस खड़ा होता है। तो इग्रिस भाई उस टाइम पे सोच रहा होता है कि क्या इस डायमेंशन को दुनिया वाले डंजन कहते हैं? ये वही रूप है जो किंग से मिलने के पहले था। विश्राम की दुनिया में चाहे जितनी भी अनंत शक्तियां क्यों ना हो, लेकिन उसी समय की तरह सटीक इंद्रियों का पुनः उत्पन्न करना यह असंभव है। और आर्किटेक्ट ने अपनी किंग की शक्तियों से किसी सिस्टम को बनाया है और वैसे भी उस लेवल की पावर्स को केवल वही मनुष्य की बॉडी झेल सकती है जो धीरे धीरे किंग की शक्तियों को स्वीकार करे। क्या वह मनुष्य आ गया है? मुझे दरवाजे के पार से उसकी उपस्थिति का आभास हो रहा है। आओ मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। और भाई इग्रिस फुल रेडी होता है लेकिन भाई फिर भी कोई नहीं आता। फिर इग्रिस भाई खुद से सोचता है फिर भी कोई नहीं आता। तो भाई इग्रिस जो रहता है वो भाई थोड़ा इरिटेट हो जाता है। तो भाई इधर उधर देखते हुए भाई कह रहा होता है कि क्या मैं इस चीज से कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं बन जाता? क्या यह थोड़ा
अपमानजनक नहीं है और जिस मनुष्य का टेस्ट लिया जाएगा उसके भीतर किंग की चेतना भी शामिल होगी और किंग के सामने सिंहासन पर बैठना ये थोड़ा अजीब नहीं है, तो फिर मैं कहाँ छुप जाऊं। और भाई यहाँ पर जिनू गेट खोलता है और भाई आग खुद ही जल जाती है और जिनू यहाँ पर देता है कि ये जगह भाई पूरी तरह से खाली है। बट भाई एक पिलर के पीछे हमारा इग्रिस छुपा होता है जो भाई सोच रहा होता है जिनू को देख कर की तो ये वही आदमी है जिसे किंग ने खुद चुना है। तो भाई जो इग्रिस है वो भाई फिर से प्रेजेंट टाइम में मतलब सबको बता रहा होता है कि भले ही ये मिशन मेरा आखिरी मिशन ना हो लेकिन मुझे इस फाइट में थोड़ा सा भी पीछे हटने का मन नहीं था। अगर वो उस समय अपने आप को प्रूफ ना करता तो वो उस समय मारा जाता। और भाई इग्रिस बात कर रहा होता हमारे जिनू की, मतलब जिनू भाई उस समय उस फाइट को हार जाता तो हमारे भाई जिनू की बत्ती गुल हो जाती, हमारा इग्रिस कर देता मतलब। और भाई उसके बाद में जो इग्रिस रहता है वो भाई पास्ट में ही सोच रहा होता है कि ठीक है मैं अब तुम्हारी परीक्षा लूंगा, चाहे तुम मेरे किंग के लायक हो या ना हो। तो भाई इग्रिस फिर से भाई प्रेजेंट में बताने लगता है कि और इस तरह मेरी लड़ाई उसके साथ शुरू हो गई, लेकिन इस फाइट का नतीजा निराशाजनक था। वो मेरी तलवार से बचने में व्यस्त था और ना ही उसके पास कोई पावर्स और ना ही कोई एबिलिटीज थी, लेकिन फिर भी। तो भाई उसी पास्ट में जो हमारा जिनू रहता है वो भाई कहता है कि तो तूने कवच पहन रखा है तो मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे मारने का सिर्फ यही एक तरीका है। तो भाई जिनू की ऐसी बातों से जो भाई हमारा इग्रे रहता है वो भाई पास्ट में ही सोच रहा होता है कि क्या ये सिर्फ मुझे अपने हाथों से हराने वाला है। किसी इंसान के लिए इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाना कतई खतरनाक बात है। और भाई ऐसा करते हुए इग्रिस भी भाई अपना फेंक देता है जो हथियार रहता है उसका। मुझे इसकी आंखें बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन इसकी आंखों में टैलेंट भी है। भले ही इसका शरीर स्वामी के काबिल ना हो, लेकिन फिर भी मैं उसकी इच्छा का रिस्पेक्ट करूंगा। और उसके बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है उसके ऊपर भाई इग्रिस हावी होने लगता है। तो भाई इग्रिस फाइट करते हुए भी सोच रहा होता है कि ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। ये कमजोर इंसान किंग का वेसल बनने के लिए कैसे कामयाब हो सकता है, हार माले कमजोर इंसान। और भाई ऐसा सोचते हुए जो भाई इग्री रहता है वो भाई खतरनाक अटैक करता है और भाई फिर सोच रहा होता है कि तू उस पोजीशन के लायक नहीं है, अब मैं इसको रिस्पेक्टफुली इसका सर उड़ा दूंगा। और भाई जैसे ही इग्रिस अटैक करता है उसके बाद भाई फिर से कहने लगता है कि मुझे अपने किंग की हार से पहली बार और आखिरी बार राहत मिली। अगर वो किंग की पावर्स को पाने के लिए काबिल नहीं होता तो किंग कुछ और समय के लिए मेरे किंग बनकर रहते। मतलब कि इग्रिस जो है वो भाई अगर जिनो को फाइट में हरा देता उस टाइम तो भाई नया शैडो मोनार्क कोई नहीं आता, वो भाई पुराना अपना ऐशबॉर्न ही रहता शैडो मोनार्क। तो भाई जो इग्रिस है उसको भाई कोई नया किंग नहीं मिलता, उसका भाई वही पुराना किंग रहता तब। तो यहाँ पर इग्रिस भाई उस समय भाई हमारे जिनो का गला काटने के लिए तैयार होता है और भाई सोच रहा होता है कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा और बिना दर्द के मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो भाई इतना सोचने के बाद अटैक कर देता है, बट भाई लकली हमारा जिनो उस टाइम पकड़ ले। तो उधर का सिनेरियो भाई आपने देख ही रखा होता है तो मैं क्या ही बताऊं। तो उसके बाद में भाई जो इग्रिस रहता है वो बताने लगता है कि लेकिन उस समय मैं खुद को हैरान होने से नहीं रोक सका, इस बारे में कि नहीं कि उसने मेरी तलवार पकड़ ली। उसने अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपनी हार नहीं मानी। तो भाई उसके बाद भाई आपने देख ही रखा होता है कि भाई हमारा जिनो रहता है वो भाई उल्टा अटैक करके भाई इग्रिस को मार देता है। तो भाई यहाँ पर इग्रिस जो रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि क्या मैं यूं ही हार जाऊंगा, जो इंसान मुझसे भी कमजोर है। ओह समझ गया, भले ही सिर्फ वह एक ही झलक थी लेकिन उसकी निगाहें मेरे किंग से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। और ये सब बातें जो भाई हमारे इग्रिस सोच रहा होता है ये सब भाई उसी टाइम पे सोच रहा होता है पास्ट में ही। तो भाई इग्रिस भाई फिर से कहने लगता है कि मेरी और उसकी शक्तियों में बहुत ज्यादा अंतर था, क्योंकि यह टेस्ट उसकी योग्यता को पहचानने के लिए था। इसी कारण मेरी पावर उससे बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं हार गया। क्या उस समय वह सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ था, या फिर उसकी हार ना मानने वाली दृढ़ संकल्प के वजह से यह चमत्कार हुआ था। मुझे खुद पर यकीन भी नहीं था कि जिसको मेरे किंग ने चुना है उसके लिए मुझे खुश होना चाहिए कि नहीं। तो मैं इस तरह उससे हार गया और वह मुझसे बहुत प्यार भी करता था। कुछ पल तो ऐसे थे जब मैं उनसे मेरी दयालुता के लिए आभारी हो गया। वह मेरे लिए मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मेरे साथी सब थे।
मैंने उनके साथ कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। समय के साथ जैसे जैसे मैं उनके लिए वफादार होता चला गया और मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि मैं अपने पहले किंग के लिए थोड़ा सा भी लालसा नहीं दिखा पा रहा हूँ। और ऐसे ही धीरे धीरे मैंने अपने नए किंग को स्वीकार किया। बाद में डायमेंशनल क्रैक में उसके बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी। ओरिजिनल शैडो मोनार्क की सेना शामिल हो जाने के बाद उसकी सेना कई और ज्यादा शक्तिशाली हो गई। बेलियन जो मेरा पुराना साथी था वो भी अब इस आर्मी में शामिल हो गया था, लेकिन दोबारा मिलने की खुशी जल्द ही बीत गई। बेलियन भी वफादार था, लेकिन मैं अपने क्रूर स्वभाव वाले रूममेट से प्रभावित होने लगा। तो यहाँ पर भाई हम बेलियन को देखते हैं, जो भाई हमारे इग्रिस से कहता है कि अरे ये काला झंडा, अगर मैं इसे महल को ऊपर लगा दूं तो क्या ये हमारे किंग को पसंद आएगा? क्या तुम ये सीरियसली कह रहे हो? और भाई यहाँ पर जो इग्रिस है वो भाई हमारे बेरू के बारे में सोच रहा होता है कि जब बेलियन ने इसको जमकर पीटा था तो मुझे बहुत मजा आया था। और भाई यहाँ पर बेरू भी रहता है, जो भाई बेलियन से कहता है कि क्या ये झंडा हमारे किंग का है? तो भाई फिर से इग्रिस भाई कहने लगता है कि खैर हमारे नए किंग की प्रतिक्रिया यही थी। जल्द ही हमने दृढ़ संकल्प के साथ बाकी मोनार्क्स के साथ युद्ध शुरू कर दिया और हमारे किंग भी धीरे धीरे युद्ध कला में माहिर होने लगे और धीरे धीरे हम भी ताकतवर हो गए। पुनर्जन्म के प्याले से समय को पीछे करने के बाद भी हमारी युद्ध जारी रही और लगभग ऐसा करने में 30 साल लग गए और लगभग हमने अपने सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया था, केवल विनाश की सेना को छोड़कर। और जब भाई इग्रिस डायमेंशनल क्रैक में फाइट कर रहे होते तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है जो भाई इग्रिस को जानता है। तो वो भाई कह रहा होता है कि इग्रिस, जो कभी तू एक शैडो आर्मी का हिस्सा था, जो अब एक ऐसे मोनार्क का कहना मानता है जो पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था, क्या तुझे इस बात पर शर्म नहीं आती? तो भाई इतना ये मॉन्स्टर कहता है तो उसके बाद इग्रिस उसको मार देता है। तो इग्रिस भाई फिर से प्रेजेंट में कहने लगता है कि वाह सही था, लेकिन मैं भूल गया था क्योंकि मेरे किंग के साथ मेरा बिताया हुआ समय बहुत ज्यादा ही सम्मानजनक था कि मैं अपने पुराने किंग को भूलकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। ये कब मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरे पहले किंग मेरे दिमाग से धीरे धीरे गायब होने लगे। और जब भाई इग्रिस ने हमारे जिनों से पूछा था कि भाई हुजिन चुल को सब सच क्यों नहीं बताया, तो उस टाइम पर भाई जिनों ने कह दिया था कि जो भूलने का वरदान है वो भाई ह्यूमंस के लिए है। तो यहाँ पर ये बात कहकर जब जिनू चला जाता है तो भाई इग्रिस जो रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि भूलने का वरदान। तो भाई जिनू के बातों से ही हमारे इग्रिस ने भाई अपने सवालों के जवाब ढूंढ लिए होते हैं। तो कहता है जो भाई हमारा इग्रिस, हाँ मुझे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पहले किंग को नहीं भूला था। हालांकि ग्रीड और आयरन जो यहाँ समय और अपनी आत्माओं के साथ जुड़े हुए हैं और सब कुछ भूल के अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके पास कुछ फीलिंग्स हैं। उसके प्रति मेरी भावनाएं मेरे वर्तमान किंग से जुड़ी हुई हैं। मैं एक शूरवीर हूँ, अपने किंग की तलवार, शैडो आर्मी का निर्माण करने वालों में से एक। उसके बाद भाई जिनू को देखते हैं जो भाई पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है, मतलब पेपर की तैयारी कर रहा होता है। तो यहाँ पर भाई जो इग्रिस रहता है वो भाई जिनू से कहता है कि माय किंग, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 1 नहीं बल्कि 2 है। अरे क्या सच में? थैंक्स इग्रिस। और भाई इतना सुनने के बाद जो इग्रिस रहता है वो भाई मन में सोच रहा होता है कि मैं नहीं अपने किंग की सहायता करूंगा तो कौन करेगा? ग्रैंड मार्शल बिलियन जो पहाड़ की तरह बहुत बड़ा है, या फिर कमांडर बेरू जो चाहे जितना भी बुद्धिमान हो लेकिन फिर भी है तो एक कीड़ा। सिर्फ मैं ही हूँ जिसने नाइट एकेडमी से हाई स्कोर के साथ ग्रेजुएट किया है, इसलिए मैं अपने किंग की सहायता कर सकता था। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो कहता है कि लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर उसमें तो 1 लिखा है, क्या तुम इसके 2 होने पर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो? तो भाई इग्रिस जो रहता है वो भाई पन्ना पलटने लगता है, फिर भी भाई उसे कुछ घंटा नहीं मिलता। उसके बाद भाई बुक बंद करने के बाद हमारे जिनू से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, मैं अपने किंग के लिए और ज्यादा कोशिश करूंगा। और इतना कहने के बाद वो भाई मन में कहने लगता है कि मैं अपने किंग का योद्धा हूँ, मैं अपने किंग की तलवार हूँ। किंग का बैटलफील्ड
मेरा बैटलफील्ड है, क्योंकि किंग ने एक नए बैटलफील्ड में कदम रखा है और मुझे लगता है कि मेरा गौरवशाली जीवन कुछ और समय तक चलेगा। तो भाई इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। और भाई कुछ लोगों को तो ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही बोरिंग लगा होगा, और भाई हमें यहाँ पर पूरी इग्रिस की फीलिंग्स के बारे में पता चलता है। और यह कह सकते हैं कि भाई हमारे इग्रिस ने शुरू से लेके अंत तक पूरा भाई एक बार रिकैप करा दिया पूरा सोलो लेवलिंग का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो भूलना मत। तो कमेंट कर ही देना। तब तक के लिए